उसने हमेशा यही सुना कि ससुराल में रहना बहुत मुश्किल होता है। अक्सर लोगों का यही कहना होता था, सास ससुर और ससुराल वाले हमेशा बहू को दूसरे घर से आया हुआ ही समझते हैं और उसके साथ परायों जैसा व्यवहार करते हैं। यह कहानी सलोनी की है। वह अपने आप को इस मामले में बहुत खुशकिस्मत समझती थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला। उसके ससुराल में सिर्फ 3 ही लोग थे, उसके ससुर, देवर और उसका पति, और सभी बहुत अच्छे थे। उसके ससुर का मिजाज बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। वह अक्सर कम ही बात करते थे और जब भी बोलते तो बहुत धीमी आवाज़ में बोलते थे और हमेशा अपनी नज़रें नीचे रखा करते थे। सलोनी ने कभी भी अपने ससुर को ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं सुना था। आज जब सलोनी खाना बनाकर रसोई से जल्दी फ्री हो गई थी और अपने पति के घर आने का इंतजार कर रही थी, तभी अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। उसे अपने पति की फिक्र होने लगी कि वह कैसे बारिश में घर आएंगे। बारिश का महीना था और आज दोपहर से ही तेज बारिश हो रही थी। इतनी बारिश हो रही थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सलोनी को बादलों की गरज और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत डर लगता था। जब से उसकी शादी हुई थी उसके बाद उसकी यह पहली बारिश थी और वह हमेशा ही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश में अपने पति के साथ एंजॉय करेगी। लेकिन शाम होते ही उसके पति ने फ़ोन किया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, इसलिए वह आज घर नहीं आएंगे और अपने ऑफिस में ही रहेंगे। जब बारिश रुक जाएगी तभी घर आएंगे। यह सुनकर सलोनी बहुत घबरा गई थी। उसने जल्दी से जाकर यह बात अपने ससुर को बता दी कि आज नैतिक घर नहीं आएंगे। उसके ससुर ने कहा कि बहू, तुम फिक्र मत करो, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। अक्सर बारिश के मौसम में नैतिक ऑफिस में ही रुक जाता है। सलोनी ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वो रात इतनी भयानक थी कि वक्त गुजर ही नहीं रहा था। कई घंटे से लगातार बारिश हो रही थी और बादलों की आवाज़, बिजली की गड़गड़ाहट से डर की वजह से उसका दम निकल रहा था और वह अपने बिस्तर पर लेटी हुई एक ही कोने पर सिमट रही थी। उसके कमरे की खिड़की से चमकती हुई बिजली साफ नजर आ रही थी और अब उसे बहुत डर लग रहा था। उसने इसीलिए सोचा कि क्यों ना वह नीचे देवर और ससुर के पास वाला कमरा जो खाली है उसमें लेट जाए। उसका कमरा ऊपर था, वो बिल्कुल अकेली थी, इसीलिए उसे ज़्यादा डर लग रहा था। वो डरते डरते बड़ी मुश्किल से नीचे वाले कमरे में जाने लगी। उसका डर से बुरा हाल था और बारिश की वजह से लाइट भी नहीं आ रही थी। वह धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और खाली वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंची। तभी बगल वाले कमरे से उसे कुछ आवाज़ें सुनाई दी। वो उसके देवर का कमरा था। देवर के कमरे के सामने ही उसके ससुर का कमरा था। उसने देखा कि ससुर के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है तो उसने कमरे में जाकर देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। देवर के कमरे से आई हुई आवाज़ों की वजह से उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की तो अंदर से सिसकने की और रोने की आवाज़ आ रही थी। उसे सुनकर उसका दिल घबराने लगा। उसने ध्यान दिया तो शायद दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, इसीलिए उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसे कमरे में हल्की हल्की रोशनी नज़र आई। वह भी डरते हुए कमरे के अंदर चली गई और सामने जो मंजर था उसे देखकर तो उसके होश ही उड़ गए। पहले उसे लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन जो उसने आंखों से देखा वह कैसे गलत हो सकता है। उसका देवर राहुल सिसकियां लेकर रो रहा था और उसकी सिसकियां उसे सुनाई दे रही थी और वह किसी तरह से खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था। 4 महीने पहले इस घर में सलोनी की शादी हुई थी। नैतिक ने उसे एक शादी में देखा था और उसे वहां पर सलोनी पसंद आ गई थी। इसके बाद नैतिक ने उसके लिए रिश्ता भेजा और सलोनी के घर वालों ने नैतिक के बारे में जांच पड़ताल की और उन्हें पता चला कि लड़के का परिवार छोटा है, लड़के का अपना कारोबार है और अच्छे शहर में खुद का घर है, तो उन्होंने इस शादी के लिए हाँ कर दी और उसका रिश्ता तय हो गया। रिश्ता तय होने के बाद अक्सर वह एक दूसरे से फ़ोन पर बात करते थे और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते थे। 1 महीने के अंदर ही उन दोनों की शादी हो गई। शादी से पहले ही उसने
लोगों के मुंह से सुन रखा था कि जब घर में सिर्फ आदमी होते हैं उस घर में रहना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आज के वक्त में किसी का भरोसा नहीं किया जा सकता। वह भी यही सोचकर अपने ससुराल आ गई कि कहीं उसे भी इस वजह से कुछ परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन सलोनी के ससुर तो बहुत सीधे और शांत थे और देवर राहुल बहुत कम बात करता था, अधिकतर अपने कमरे में ही रहता था, अपने काम से काम रखता था। हाँ, बस उसे थोड़ा गुस्सा जल्दी आता था, जबरदस्ती करने पर ही वो बाहर निकलता था, तो वह बहुत कम बात करता और थोड़ी देर में ही अपने कमरे में चला जाता था। कभी कभार तो उसे खाने के लिए भी बार बार बुलाने जाना पड़ता था और वह खाना खाते ही अपने कमरे में ऐसे भागता था जैसे उसके कमरे में कोई राज छुपा हो। उसके ससुर राहुल से यही कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेले ना रहा करो, थोड़ा बहुत बाहर निकल कर हमारे साथ भी बैठ जाया करो। लेकिन राहुल उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देता था और यह कहकर वो बात ख़त्म कर देता था कि उसे पढ़ाई करनी है, तो ससुर भी फिर कुछ ना कहते। और जब शाम को नैतिक ऑफिस से घर आता तो सलोनी उनसे यही कहती कि आपका भाई तो खामोश ही रहता है, तो इस पर नैतिक उससे कहता कि वह हमेशा से ऐसा नहीं था, माँ के जाने का उस पर बुरा असर हुआ है, उसके बाद से उसकी ऐसी हालत हो गई है। जब माँ जिंदा थी तो वह सबके साथ अच्छे से घुल मिलकर रहता था, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गया है और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज़्यादा ना कहा करो, पिताजी उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगा। सलोनी ने भी अब राहुल से बात करना छोड़ दिया कि अच्छा ही है कि वह घर के किसी मामले में नहीं पड़ता और उसे उसकी तरफ से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, और वैसे भी उसके ससुर राहुल की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ध्यान रखते हैं। अगर वह खाना खाने नहीं आता तो उसके ससुर खाना लेकर उसके कमरे में ही जाते और अपने हाथ से उसे खाना खिलाते। वह ज़्यादातर उसके कमरे में ही रहते, लेकिन राहुल का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही गलत था। वह हमेशा उनसे गुस्से में ही बात करता था। अगर सलोनी के ससुर उसके लिए कोई चीज़ लेकर आते तो उसका रवैया उनके साथ ऐसा होता था कि जैसे वह उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखते। उसे हमेशा ही उसका रवैया बहुत अजीब सा लगता था, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद तो बच्चों को पिता से दुगनी मोहब्बत हो जाती है, लेकिन वह तो अपने पिता से बहुत दूर भागता था। सलोनी के ससुर जितना राहुल का ख्याल रखते उतना ही सलोनी का भी ख्याल रखते। उसे अपने ससुराल में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और उसकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, तो वो राहुल के रवैये के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं थी। शादी के बाद जब सलोनी ने अपनी माँ को यह सब कुछ बताया तो यह सुनकर उसकी माँ को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है, अपने काम से काम रखो, ऐसा ना हो इसके चक्कर में अपने लिए मुसीबत मोल ले लो। सलोनी को भी अपनी माँ की यह बात बिल्कुल ठीक लगी। उस दिन के बाद से वह भी राहुल से खुद बात नहीं करती। वह खाने के बाद जल्दी ही ऊपर अपने कमरे में चली जाती और फिर सारी रात नीचे नहीं आती। उन दोनों की एक अलग ही दुनिया थी। नैतिक और वह एक दूसरे के लिए काफ़ी थे, इसीलिए उन्हें अपने आसपास कुछ भी गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन उसके ससुर बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आए और जैसे ही राहुल स्कूल से आया तो उसे अपने पास बैठाकर खिलाने लगे। जब उन्होंने खिलाना शुरू कर दिया तो राहुल ने बहुत गुस्से में खाने से मना कर दिया, तो वह ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसे खिलाने लगे। सलोनी वहीं बैठी ये सब कुछ देख रही थी और देखकर वह सोचने लगी कि राहुल कितना खुशनसीब है कि उसे इतना प्यार करने वाला पिता मिला, लेकिन उसे कदर ही नहीं है। इसके बाद ही अचानक से उठकर राहुल बहुत तेज़ी से अपने कमरे में चला गया और सलोनी को बहुत हैरानी हुई। उसे जाते देखकर उसके ससुर ने उसकी नज़रें भांपी और कहने लगे कि मेरा बेटा मुझसे नाराज़ है, मैं वक्त पर उसकी माँ का सही से इलाज करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती, लेकिन उसकी माँ की इतनी ही उम्र लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया और दिन रात भागता रहा, लेकिन इसकी माँ की किस्मत में बस इतनी सी ही ज़िंदगी थी। मैं तो खुद इसकी माँ के जाने से बहुत कमज़ोर हो गया, लेकिन राहुल को यह बात कैसे समझाऊं। ससुर जी की
आंखों में आंसू देखकर उसका दिल गम में डूब गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह किस कदर परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पत्नी की जुदाई के साथ साथ में बच्चों के दुख को भी झेल रहे हैं। उसने बहुत प्यार से अपने ससुर से कहा कि पिताजी, आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ राहुल खुद ही समझ जाएगा, आप अपनी कोशिश करते रहें। सलोनी की बात पर सर हिलाते हुए वह खाने की प्लेट लेकर राहुल के कमरे की तरफ चले गए और वह शाम तक राहुल के साथ उसी के कमरे में थे। यहाँ तक कि सलोनी ने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले उसने सोचा कि वह भी उनके कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाए, लेकिन फिर उसने सोचा उन दोनों बाप बेटे के बीच में भला उसका क्या काम है, और वह अपने कमरे में वापस आ गई। उनके घर में रोज का यही रूटीन था। उसके ससुर जी राहुल के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और राहुल उन्हें और ज़्यादा नखरे दिखाता। कभी कभी तो सलोनी को राहुल से जलन महसूस होती। वह कितना खुश नसीब है कि उसका बाप उसको हर चीज़ ला कर देता और उसके हर नखरे को सर आंखों पर रखता है, जबकि उसके घर में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं था। सलोनी अपने बाप की तीसरी बेटी थी। ऐसा नहीं था कि उसका बाप उससे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत उसके ससुर राहुल से करते थे, ऐसी मोहब्बत उसके बाप ने कभी उसे नहीं दी थी। उसके बाप तो बच्चों से काफ़ी दूरी पर रहते थे और अगर कभी उनसे कोई बात करनी होती थी तो हमेशा माँ का सहारा लेते, लेकिन उसे क्या खबर थी कि उसके ससुर जी का राहुल के पीछे पीछे फिरने का असली मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कने की वजह से उसकी डर के कारण हालत खराब ना होती तो शायद वह ये सब कुछ जान ही नहीं पाती। उसके ससुर जी अपने बेटे को अपनी ज़रूरत के लिए बर्बाद कर रहे थे। वह जैसे ही उस रात कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए कि उसके ससुर राहुल को ज़बरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही गंदी हरकत कर रहे थे। उन्हें आसपास का बिल्कुल ही होश नहीं था, यहाँ तक कि उन्हें उसके आने की खबर भी नहीं हुई। उसके ससुर जी पर बुरी तरह से शैतान सवार था। राहुल जो कि बिल्कुल सीधा सा था, डर में होने के कारण उसकी सिसकियों से पूरा कमरा गूंज रहा था। वह अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शायद उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी जो ससुर जी को हटा सके। ना जाने वह कब से यह सब कुछ सह रहा था। उसका चुपचाप रहना, अपने बाप से गुस्सा रहना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी हर एक आदत के पीछे जो वजह छुपी हुई थी, सलोनी को आज वह समझ आ रही थी। जैसे ही उसके ससुर जी को सलोनी के वहाँ होने का एहसास हुआ, वह राहुल को छोड़कर पलटे और उसे खड़ा देखकर शॉक रह गए। शायद उनके दिमाग में भी यह बात नहीं होगी कि रात के इस टाइम वह यहाँ पर आ सकती है। उनको लगा होगा कि वह अपने कमरे में ही होगी। उसे देखकर उनके चेहरे का रंग बदल गया और वह घबरा गए। हकलाते हुए उसे पूछने लगे, बहू तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमको क्या चाहिए। सलोनी ने आगे बढ़कर राहुल का हाथ पकड़ उसे अपने पीछे छिपा लिया। वह बुरी तरह से काँप रहा था। सलोनी ने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाएं। आप जैसे बाप को तो मैं चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहती हूँ, जिससे आइंदा कोई भी बाप अपने बच्चों को दरिंदगी का निशाना ना बनाए। यह सुनते ही उसके ससुर जी एकदम से गुस्से में आ गए और कहने लगे, ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए गए हैं, तभी तो तुम ऐसी बातें कर रही हो। सलोनी उनकी इस बात पर हैरान रह गई, क्योंकि उसका ससुर ऐसा ढीठ आदमी था। सलोनी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उसके बाद भी वो उस सब को झुठला रहा था। उसने गुस्से में कहा कि आप कितने बेगैरत इंसान हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद भी आपको जरा भी शर्म और पछतावा नहीं है। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए, मैं पुलिस को फ़ोन करके यहाँ बुला लूँगी। उसकी जरा सी धमकी से डर कर वह कमरे से बाहर निकल गए और उसने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया। राहुल की हालत बहुत ख़राब थी और डर तो सलोनी को भी बहुत लग रहा था, लेकिन ना जाने उसके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। आगे बढ़कर उसने राहुल को गले लगा लिया। ऐसा करते ही वह फूट फूट कर रोने लगा। ना जाने कितने समय का गम था जो उसके दिल में छिपा हुआ था, इसीलिए सलोनी ने उसे चुप नहीं कराया बल्कि रोने दिया। रो रो कर
उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने उसे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वह 6 साल का था। उसकी माँ की शादी सलोनी के ससुर से हुई। सलोनी को राहुल की यह बात सुनकर बहुत हैरत हुई और उसने उसे बीच में टोकते हुए पूछा कि क्या तुम उसके ससुर के सगे बेटे नहीं हो, जिस पर राहुल ने नहीं में सिर हिला दिया और कहने लगा कि मेरे सगे बाप ने मेरी माँ को कुछ ही सालों के अंदर तलाक दे दिया था और राहुल को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि माँ राहुल को नहीं लेना चाहती थी। राहुल ने बताया कि उसकी माँ का यह मानना था कि राहुल की मौजूदगी में दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे राहुल की वजह से कहीं अकेले ज़िंदगी न बितानी पड़े तो उसका कोई सहारा ना होगा। लेकिन अचानक ही राहुल की माँ ने नैतिक के पिता से शादी कर ली। नैतिक भैया तब 11 साल के थे। सलोनी के ससुर राहुल की माँ के साथ साथ राहुल का भी बहुत ख्याल रखते थे। राहुल की माँ बहुत खुश थी, उसे इतना अच्छा पति मिल गया था जो उसका बहुत ख्याल रखता था और उसके सौतेले बेटे का भी ख्याल रखता। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसके पति की नीयत में खोट है। राहुल ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी उसके पिता उसके साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। पहले तो वो छोटा था, पर जब उसकी उम्र 8-10 साल की हो गई थी और उसे सही गलत टच का अंदाज़ा होने लगा था, वह समझने लगा था कि उसका सौतेला बाप उसे गलत तरह से छूता है। उसे उसके देखने से डर लगता था तो उसे वो जगह जगह छूता था, लेकिन वह खामोश था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी माँ को ये सब बताने की। उसकी माँ उससे कम ही बात करती थी और नैतिक भैया को पढ़ाई के लिए हॉस्टल भेज दिया गया। वो तो जब कई सालों बाद नौकरी लग गई तब यहाँ रहने आए। वैसे तो छुट्टियों में बस 1-2 दिन के लिए आते थे। उनसे कभी इतनी नज़दीकी ही नहीं हो पाई कि मन की बात कह सकूं और उनके पापा की हरकतों की वजह से मुझे उनसे भी चिढ़ होती थी। फिर जब मैं और बड़ा हुआ, लगभग 13 साल का, तो मुझे अपने पिता की नीयत और अच्छे से समझ आने लगी। उसके पिता उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे ज़बरदस्ती कमरे में सोने पर मजबूर करते थे और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वह राहुल को परेशान करने लगते थे। कुछ वक्त वो ऐसे ही सब कुछ बर्दाश्त करता रहा, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने की बजाय उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो? तुम तो लड़के हो, वो तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो तो हर वक्त तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। तुम ऐसे अच्छे इंसान पर यह किस तरह के झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो? राहुल की माँ ने उस पर भरोसा नहीं किया तो वो और किसी से क्या शिकवा और गिला करता। दिन ऐसे गुजरते गए। गुजरते दिन के साथ साथ उसका यह सौतेला बाप और ज़्यादा शेर होता चला जा रहा था। उसके बाप की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। पहले तो वह सिर्फ उसे थोड़ा बहुत ही परेशान करता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वो अपनी हद पार करता जा रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। उस दिन उसकी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई तो उन्होंने सब कुछ अपनी आँखों से देख लिया। उसके बाद वही हुआ जिसका उसे डर था। उसके पिता ने सारा इल्ज़ाम राहुल पर डाल दिया। राहुल की माँ उसे ही दोष देने लगी और उसे बहुत मारा। उसे आस्तीन में छिपा हुआ एक सांप कहने लगी और बोली उसने अपनी माँ का घर खराब किया है। उसने माँ को बहुत समझाने की कोशिश की, उसका इसमें कोई कसूर नहीं है, वह तो खुद हालातों का मारा हुआ है। काफ़ी सालों से इस आदमी की हैवानियत से परेशान है, लेकिन उसकी माँ को बिल्कुल भी यकीन ना आया। राहुल की माँ से ये बात बर्दाश्त ना हुई, उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद जिंदगी की बाजी हार गई, मौत को गले लगा लिया। लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार राहुल नहीं बल्कि उसका खुद का पति है। उसकी माँ ने मरने से पहले राहुल से माफ़ी मांगी, लेकिन उसे इस माफ़ी की अब कोई ज़रूरत थी ना ही इसकी चाहत, क्योंकि अगर उसकी माँ कुछ दिन पहले उसकी बातों का यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और वह बर्बाद होने से बच जाता। रोज़ रोज़ अपने ही सौतेले बाप के हाथों बर्बाद ना होता। राहुल की माँ के मरने के बाद पहले तो उसने सोचा कि वह घर छोड़कर कहीं चला जाए, लेकिन फिर उसे ये डर सताया कहीं बाहर भी ऐसे दरिंदे ना हों।
राहुल का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। उसे हमेशा डर महसूस होता रहता था। उसके अंदर भागने की भी हिम्मत ना हो पाई। उसने कभी यह बात अपने सौतेले भाई नैतिक को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि अगर नैतिक भैया ने उसकी बात का भरोसा नहीं किया तो उसके बाद तो वह कहीं का भी ना रहेगा। उसकी माँ की मौत को आज 6 साल होने वाले हैं। इन गुजरे हुए 6 सालों में हर दिन उसका सौतेला बाप उसके साथ ऐसा ही सलूक करते। सलोनी ने उसके हाथों को अपने हाथों से दबाया, उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने कहा, मैं और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। उसने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही यह सब मुझे बता देते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती थी, या तुम हिम्मत करके पुलिस के पास चले जाते। तो वो जोर से हंसा और कहने लगा, मैं तो वह हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो मैंने सोचा कि कोई और क्या भरोसा करेगा। रही बात पुलिस की, तो कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया। पर आप सच कह रही हो, मुझे हिम्मत जुटानी चाहिए थी, आपसे या भैया से बात करनी चाहिए थी, तो शायद ये गलत काम पहले ही रुक जाता। पर मैं अपने डर से जीत ही नहीं पाया। और वो रोने लगा। उसका जो दर्द था वह उसके दिल को छलनी कर रहा था। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी और सुबह की पहली किरण भी अब निकलने लगी थी। आखिर कुछ ही देर में बारिश का जोर टूटा और धीरे धीरे दिन निकलने लगा। उसने यह रात राहुल को संभालते हुए उसके कमरे में ही गुजार दी। सुबह होने के बाद जैसे ही नैतिक घर आए तो सलोनी ने हिम्मत करके उनके सामने सारी सच्चाई रख दी। नैतिक के लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल जरूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वह भी राहुल के बचपन के रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था और उसे अंदाजा भी नहीं था कि इस सब के पीछे उनके खुद के बाप का इतना बुरा रूप होगा। नैतिक गुस्से में अपने बाप के कमरे में गए। सलोनी के ससुर बिस्तर पर लेटे थे। नैतिक ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन कोई भी हरकत ना हुई। नैतिक ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई। नैतिक ने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि नैतिक के पिता का देहांत हो चुका है। नैतिक के पिता जान गए थे कि अब उनका सच उनके बेटे के सामने आने वाला है, और वह इतनी गंदी हरकतों के सच के साथ अपने बेटे का सामना करने की हिम्मत उनके अंदर नहीं थी, और शायद इसी बात को वो बर्दाश्त ना कर सके। उन्हें दिल का दौरा पड़ गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत ने राहुल को हर दिन मरने से तो बचा लिया था, लेकिन उन दिनों और सालों का क्या जो उसने उस आदमी की दरिंदगी बर्दाश्त करते हुए गुजारे। नैतिक ने राहुल से माफ़ी मांगी और राहुल बोला, आपकी क्या गलती है? तो नैतिक कहने लगा, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम उदास रहते थे, चुप रहते थे, मैंने तुमसे कभी जोर देकर नहीं पूछा। अगर पूछता तो शायद तुम बता देते, पर मुझे लगता था कि शायद मैं तुम्हारा सगा भाई नहीं हूँ, इसीलिए तुम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं करते, तभी बोलते नहीं हो। मैंने भी खुल के तुमसे बात करने के प्रयास नहीं किए, तुमने भी बताया नहीं, और तुम्हें कितना कुछ सहना पड़ा। अब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी ज़रूरत हो, मुझे ज़रूर बताना। राहुल ने नैतिक को गले लगा लिया और सलोनी को थैंक यू कहा, क्योंकि उसकी वजह से आज उसे उस जुल्म से निजात मिली थी। नैतिक ने राहुल का एक मनोचिकित्सक से इलाज कराना शुरू कर दिया, जिससे उसके अंदर का डर कम हो सके और वो खुलकर जी सके। दोस्तों, पहले लड़कियों और औरतों के साथ ऐसे गलत काम होते थे तो कई लोग आरोपी की जगह औरतों को ही गलत ठहराने लगते थे कि अकेले बाहर निकली ही क्यों, ऐसे कपड़े पहने ही क्यों। इस तरह के विचारों से अपराधी सोच को बढ़ावा मिलता था और फिर छोटे बच्चों के साथ ऐसे गलत काम होने लगे। आज भी बहुत से लोग ऐसे गलत काम करने वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, और अब वो वक्त आ गया है कि कई लड़कों के साथ भी ऐसे गलत काम होने लगे हैं। जब अपराध को छुपाया जाता है, अपराधी को गलत ना कहकर विक्टिम पर सवाल उठाए जाते हैं, तो अपराध दिन पर दिन बढ़ता जाता है। आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो चुका है कि घर के लड़कों को सही संस्कार दें, जिससे वो अच्छे इंसान बने, जिनके साथ लोग सुरक्षित महसूस करें, ना कि डरा हुआ। वो अच्छे इंसान बने, ना कि दरिंदे। और अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखें कि कहीं वो गलत हाथों में तो नहीं है। आज कई घरों में तो घर के अंदर ही दरिंदे बैठे हैं। गैरों की तो बात ही अलग है। अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच की जानकारी दें, उनसे खुलकर बात करें।
अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।